नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी पथ में। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्री 2025 में पॉलिटी से आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिससे संसदीय अधिनियम को संशोधित किया जा सकता है। अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब संसद के जो सदन है वो सत्र में नहीं हो। इससे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन नहीं। अगला स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों में संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत यानी कि संविधान में संशोधन के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अध्यादेश के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला स्टेटमेंट है, अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अध्यादेश को भूतकाल से लागू किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है अंतरराज्यीय परिषद, दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तीसरा स्टेटमेंट है क्षेत्रीय परिषदें। उपयुक्त में से भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार कितनी स्थापित हुई हैं? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के निर्णय से किया गया। यह एक कार्यकारी निकाय है। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। इसके अध्यक्ष गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर होते हैं। तो संविधान के उपबंधों के अनुसार केवल अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है, तो इसका उत्तर होगा केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कतिपय बातों में किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। लेकिन सलाह और सहायता के अलावा राष्ट्रपति के विवेक पर भी कुछ बातों का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत का राष्ट्रपति अपने आप किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भले ही वे संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा न भेजा गया हो, अपने विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अतः राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक को ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अपने विचार से किसी भी विधेयक को आरक्षित नहीं रख सकता। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध किसके अधीन कथित? राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण राज्य के नीति निर्देशक तंत्र। बिल्कुल सही बात है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये मूल कर्तव्य में दिया गया है और ये 6वां मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। वर्तमान 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला स्टेटमेंट है कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध मूल अधिकार। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों का कारखानों में नियोजन का निषेध किया गया है और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक रसायनों में नियोजन का निषेध किया गया है। इसके उल्लंघन करने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है और सजा को दोहराने पर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ये तीनों युग्म सही सुमेलित है, तो इसका उत्तर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध संघ सूची, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है? तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में वर्णित संघ सूची के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन आवश्यक है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में दिया गया है। इसके लिए भी आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 में दी गई हैं। इसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, यानी कि ए ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राज्यपाल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों के लिए किसी भी न्यायालय में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल के द्वारा उसकी पदावधि में जो भी कार्य किए जाएंगे या पदावधि के दौरान कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ सिविल कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए 2 माह पूर्व उसके नोटिस देना या सूचना देना अनिवार्य होगा। अगला स्टेटमेंट है किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के अंदर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके तहत राज्य विधानमंडल का सदस्य सदन के अंदर कही किसी भी बात के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसके तीनों ही उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। अगली लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहेगा।
भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई भी सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्याग पत्र दे देगा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये ब्रिटेन की परंपरा है। ब्रिटेन में स्पीकर निर्वाचित होने के बाद सदस्य अपने दल से त्याग पत्र दे देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, किंतु कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। यह स्टेटमेंट भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, जिसे प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत का अर्थ है कुल सदस्य माइनस रिक्त सदस्य माइनस रिक्त। इसे हटाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना देना अनिवार्य है। जब इसको हटाने की प्रक्रिया चल रही होगी तब यह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, लेकिन यह सदस्य के रूप में सदन की बैठकों में भाग ले सकता है। वह निर्णायक मत नहीं देगा, लेकिन सदस्य के रूप में मत दे सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्हरिता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 10वीं अनुसूची में सदस्यों की निर्हरिता या अयोग्यता का निर्णय संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं है। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में राजनीतिक शब्द का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 में प्रावधान किया गया, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है उन्हें मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के गठन से छूट प्रदान की गई है। यह सभी राज्यों में विद्यमान नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की स्थापना नहीं की गई है। अगला स्टेटमेंट है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी भी पंचायत के सदस्य बनने हेतु पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ऐप में सदस्यों की योग्यता दी गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सदस्य को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु का प्राप्त होना आवश्यक है। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित कर और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्यों और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। यह स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा के पुनरीक्षण और राज्य द्वारा उद्गृहित कर के शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर और राज्यों की पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रति 5 वर्ष बाद
राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। वर्तमान में राजस्थान में 7वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बनाया गया है। तो इसका उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही नहीं है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लोकपाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की शक्ति भारत के लोक सेवकों पर प्रयुक्त होती है, किंतु भारत के बाद पदस्थापित भारतीय लोक सेवक परस्पर पर प्रयुक्त नहीं होती। ये स्टेटमेंट गलत है। लोकपाल भारत में स्थित लोक सेवक और भारत के बाद कार्य करने वाले भारतीय लोक सेवक सभी पर समान रूप से लागू होती है। अगला स्टेटमेंट है, संसद का कोई भी सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का कोई भी सदस्य इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा। यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और केवल भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, चाहे वो पदधारी हो या सेवानिवृत्त, इसका अध्यक्ष होगा। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत के न्यायमूर्ति के अलावा सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इसका अध्यक्ष सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को 45 वर्ष से कम का व्यक्ति नहीं होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है, जो कि 45 वर्ष है। अगला स्टेटमेंट है, लोकपाल भारत में पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट भी गलत है। वह प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच कर सकता है, लेकिन लोकपाल के कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है। लोकपाल की संरचना 1+8 होती है। इसमें से 4 सदस्य न्यायिक और 4 सदस्य SC, ST, माइनॉरिटी और वोमेन यानी महिला है। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं? तो इसका केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो है तीसरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। मैं किसी को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति द्वारा लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण, दोषपूर्ण, द्वेषपूर्ण, भेदभावपूर्ण, राजनीतिक या जातिगत हित से परिपूर्ण है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर कर सकता है। यह स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति इस सलाह का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए पॉलिटी पथ। और इस पैनल की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।